बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग देख चुके हैं प्रतिबिंब और उसके प्रकार। अब हम अगले चैप्टर यानी दर्पण के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्पण कहते किसे हैं? दर्पण यानी उसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं। मिरर यानी कि जिसमें हम लोग अपना खुद का चेहरा देखते हैं। मिरर में अगर कोई भी प्रकाश आती है तो वो परावर्तित हो जाती है। कैसे? मान के चलिए ये कोई मिरर है, इसको साइड में रखा जाए तो कुछ ये इस प्रकार दिखता है। इसके एक पृष्ठ पर कलई किया हुआ रहता है। जब इसके एक पृष्ठ पर कलई किया हुआ रहता है और दूसरा पृष्ठ वैसे ही रखता है, तब यहाँ पे कोई वस्तु रखी रहती है तो वो यहाँ से उसका फेस दिखता है तो वो पीछे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसी को दर्पण कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे तल को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। दूसरे तल को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण वह होता है जिसमें हम लोग नॉर्मली अपना फेस देखते हैं, या फिर मोबाइल का जो सेल्फी होता है उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। समतल दर्पण कहलाता है। यानी कि समतल दर्पण कैसा होगा? मान के चलिए ये कोई समतल दर्पण है, इसके पीछे कलई की हुई रहेगी। यहाँ से कोई प्रकाश आकर परावर्तित हो जाएगा, इसी को समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि उसके एक पृष्ठ पर कलई किया हुआ रहेगा, समतल दर्पण कहलाता है। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका
वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? तो हेडिंग लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। तो लिखेंगे वह दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई करके दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। उसका चित्र कुछ इस टाइप से बनेगा। ये कोई गोले का कोई भाग है, इसमें उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया गया है और इस दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अब दूसरा देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल का उल्टा होता है, यानी अवतल में उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया हुआ होता था, उत्तल में दबे हुए पृष्ठ पर कलई किया हुआ रहेगा। मतलब कि वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई करके उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है।
उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि ये गोले का कोई भाग है, इसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई हुआ रहेगा। दबे हुए पृष्ठ पर कलई की ओर रहेगा। इसमें परावर्तन कैसे होगा? उभरे हुए पृष्ठ से, यानी प्रकाश यहाँ से आएगी, यहाँ से लौट जाएगी और दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु के बीच एक अभिलंब होता है, ऐसे बनेगा। अब हम देखेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला होगा दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये कोई उत्तल दर्पण है और इस दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे दर्पण के पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा? मान लीजिए ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण। मान लीजिए कोई दर्पण है, ये किसी गोले का भाग होगा। ये किसी गोले का भाग होगा तो उस गोले के मध्य बिंदु में कोई केंद्र होगा, तो उस गोले का ही केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि लिखेंगे दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से व्यक्त करते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। यानी कि ये जो मध्य बिंदु है, केंद्र है, इसको C से व्यक्त करते हैं। इसको C से व्यक्त करते हैं। अब देखेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसको छोटे में कर दे।
दर्पण का वक्रता त्रिज्या। दर्पण का वक्रता त्रिज्या, इसमें भी सेम प्रोसेस है। ये कोई दर्पण हो गया, ये किसी गोले का भाग है, इस गोले की कोई ना कोई त्रिज्या होगी, इस गोले की त्रिज्या होगी, तो जो गोले की त्रिज्या होगी उसी को क्या बोलेंगे, दर्पण की त्रिज्या। तो लिखेंगे दर्पण, दर्पण जिस गोले की, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी इसे क्या R से व्यक्त करते हैं। अब देखेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण है, दर्पण का जो पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव और यहाँ पे मान लीजिए वक्रता केंद्र, इसके भी दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच बिंदु होता है, उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। यानी लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, F से व्यक्त करते हैं। अब है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। लिखेंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा
मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। और लास्ट रीडिंग है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। देखेंगे फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अवतल तथा उत्तल के किरण, अवतल तथा उत्तल से बनने वाले किरण आरेख के बारे में।